क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे थे तो स्टार्टिंग का क्वेश्चंस किए हैं। हाँ तो मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था ना, आपको पीडीएफ भी भेजा था मैंने, 1 से लेके 13 तक का पीडीएफ नहीं भेजा था क्या बाद में मैंने? नो सर। अरे यार, तो फिर आपको मांग लेना चाहिए था एक बार मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक का असाइनमेंट दिया था और फिर हाँ, फिर पीछे से मैंने 55th क्वेश्चन से 58 क्वेश्चन तक का दिया हुआ था। ये क्वेश्चन सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम पे था और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस थे ये वाले, तो इनको ट्राई करना। ये काफी आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी जो कॉन्सेप्ट अभी तक सुपर पोजिशन में डिस्कस किया हुआ है उन पे ही क्वेश्चन ये था। 4-5 क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व करके देखना, काफी आसान क्वेश्चन है। ये नहीं कि एचसीवी के पीछे क्वेश्चन है तो काफी डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। काफी आसान क्वेश्चन है, जितना मैंने आपको बताया हुआ है सुपर पोजिशन ऑफ एन एसएचएम कि अगर फ्रीक्वेंसी दो एसएचएम का सेम है, ए साइन ओमेगा टी करके A1, और फिर दूसरा एसएचएम हो जाता है ए साइन ओमेगा टी करके, अगर मानो कि +5 कुछ फेज डिफरेंस है इनके बीच में, तो ये फेजर के साथ किस तरीके से फेज डायग्राम बना के आप अगर A1 को इस तरीके बना देगा और ये इनके बीच में फाई डिफरेंस आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। यही वाला सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर्स निकालने होंगे ये सारे क्वेश्चंस में। बेसिकली यही सब कुछ दिया हुआ है, तो बेसिक इसी फॉर्मूला से क्वेश्चंस हो जाएगा। 1 से लेके 13 तक के बीच में कोई डाउट है बताओ? ये बेसिक क्वेश्चंस थे कुछ, कोई डाउट है 1 से लेके 13 के बीच में? सोनाली? नो सर। ठीक है। आर्यमान, आपको कोई डाउट है? आप अपना माइक ऑफ कर रखते हो? आर्यमान, माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो तो मैसेज टाइप कर सकते हो। सर एक बार 7 नंबर को बता दीजिए तो। एचसीवी का ही ना? यस सर। सेवन नंबर, इसमें एंगल्स अलग अलग दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एसएचएम का इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 2 cos 50 pi t प्लस tan इनवर्स 0.75, ये दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा जो फेज है, फेज आपको दिया हुआ है ये वाली 50 pi t प्लस tan इनवर्स 0.75। तो अगर ये एसएचएम का इक्वेशन है तो मुझे यहाँ पे एम्पलीट्यूड बताओ क्या है इस एसएचएम का। ये तो फेज हो गया, मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड क्या है इस एसएचएम का बताओ? 2। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? 50 पाई। वेरी गुड। और अगर मैं पूछूं कि इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज क्या है तो क्या कहोगे? 0.75 tan इनवर्स। हाँ, tan इनवर्स 0.75 ना, tan इनवर्स 0.7। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ इसका ए पार्ट है, कह रहा है कि वेयर डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, वेयर डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x जो है उसको 0 करना पड़ेगा। सॉरी, रेस्ट कह रहा है तो वेलोसिटी को 0 करेंगे हम लोग, वेलोसिटी जो है उसको 0 करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, जो इक्वेशन आपको एसएचएम का दिया हुआ है उसको 0 से इक्वेट करो, ठीक है ना? तो आपको क्या आ जाएगा? ये 2
times of 50 pi sin inverse sin of 50 pi t minus plus tan inverse 0.75 है. This should be equal to 0. और ये 0 कब होगा? जब ये वैल्यू 2n पाई के बराबर हो जाएगा, है ना? यस सर। आंसर आ जाएगा आपका. फिर आपको जानना है कि एक्सेलरेशन हैव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर आपको ये जानना है कि एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होती है बताओ? कोई भी एसएचएम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड. ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है. और ये कब होता है? कब होता है बताओ? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है? मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना बच्चा. मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो वहां पे एक्सेलरेशन तो 0 लगेगा ना. एक्सट्रीम पोजीशन वहां पे वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ना. तो इसके बेसिस पे आपको आंसर आ जाएगा. यस सर। ठीक है, आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका एक्सट्रीम पोजीशन माने कि x इक्वल्स टू 2 कब हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. कब x इक्वल्स टू 2 हो रहा है, बिकॉज आप ये इक्वेट करोगे, क्योंकि आपको ये इक्वेशन पता है कि 50 पाई t प्लस tan इनवर्स 0.75 है. तो आप इनको इक्वेट करो, इसके बेसिस पे आपको टाइम पता चल जाएगा. ठीक है. फिर सी पार्ट कह रहा है when does the particle come to rest for the second time? सेकेंड टाइम रेस्ट कब पे आएगा? रेस्ट मतलब आपको फिर से ये इक्वेट करना पड़ेगा, dx by dt को 0. तो ये फर्स्ट टाइम रेस्ट कब आएगा? देखो अब थोड़ा सा एनालाइज हम लोग करके देख लेते हैं. अगर ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू +2 एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये कह रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0 ये कुछ एक फेज पे है. ठीक है, पॉजिटिव फेज पे है. मानो कि कहीं पे यहाँ पे है. ठीक है, और मानो कि वो पॉजिटिव इधर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो रेस्ट पे वो कहाँ पर आएगा? मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे? कहाँ पे रेस्ट पे आएगा? रेस्ट पे कब होता है? एसएचएम में पार्टिकल रेस्ट पे कब होता है? मीन पोजीशन पे होता है या एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है? मीन पोजीशन पे। अरे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है ना. मीन पोजीशन पे इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी. एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रेस्ट पे होता है. भूल गए क्या? पेंडुलम को याद करो ना, पेंडुलम को स्विंग करवाओ. जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आके वो रुक जाएगा, फिर वो मीन पोजीशन पे आएगा, यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वो घूम के मीन पोजीशन पे आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा. कंफ्यूजन क्या है आपको? अच्छा जवाब दे रहे थे आप. कभी भी आपको एसएचएम के बारे में सोचना हो, या तो ऐसा सिंपल पेंडुलम को दिमाग में रखो. जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं जैसा पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी कहाँ पे 0 होगा, एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, फोर्स कहाँ पे 0 हो रहा होगा, तो आप एक ऐसा पेंडुलम को इमेजिन कर लो दिमाग में और आंसर दे देना. या तो फिर आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को इमेजिन कर लो दिमाग में और आप आंसर दे देना. कर सकते हो ना? ये तो इमेजिन कर सकते हो आप. हाँ या ना बोलो? यस सर। तो इसको, इन दोनों को एग्जाम्पल को इमेजिन करके आप आंसर देते रहना. ठीक है ना? अब पहला वाला क्वेश्चन में जब फर्स्ट टाइम पूछा हुआ है वेलोसिटी रेस्ट पे है, तो वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा
तब वो रेस्ट पे आएगा, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वो घूम के अपने मीन पोजीशन पे आया, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वो जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पे। जब दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा तो फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब फिर से वो रेस्ट पे आएगा। सो दिस इज द सेकंड इंस्टेंट जब वो रेस्ट पे होगा, और ये इसका फर्स्ट इंस्टेंट होगा। गॉट इट? तो आपको ये दूसरे वाला टाइम आपको निकालना है यहाँ पे। समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है ना, आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, आप देखो, आप थोड़ा सा इंट्यूटिवली भी बता सकते हो। अगर फर्स्ट इंस्टेंट वाला टाइम आपको, अगर लेट से टी नॉट आया हुआ है, और अगर सेकेंड इंस्टेंट वाला टाइम मैं t1 कह रहा हूं, तो मुझे ये बता सकते हो क्या t1 और t नॉट के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा? थोड़ा सा सोच के बताओ। कुछ समझ में आया? देखो, जो टी नॉट है वो एक एक्सट्रीम पे आ रहा है, जो t1 है वो दूसरे एक्सट्रीम पे आ रहा है। तो मुझे, अगर इसका टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा? हेलो, आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. क्या ये t/2 होगा? हाँ. समझे बात को? तो अगर आपको टी नॉट पता है, t1 सिंपल t/2 प्लस t नॉट हो जाएगा। बस आपको ये बेसिक एनालाइज करने की जरूरत थी, ठीक है ना? आपको ये कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा वापस से। और कोई क्वेश्चन है? सर एक आगे 13 नंबर. 13 नंबर, जल्दी जल्दी बताओ ताकि हम लोग को आगे और भी बढ़ना है। 13 नंबर, तीन में कहा जा रहा है, ये तो एनर्जी का क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है स्प्रिंग स्टोर्स एनर्जी 5 जूल्स का। तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी है 5 जूल्स का, और कह रहा है कि कब ये है, जब स्ट्रेच जो किया गया है स्प्रिंग को वो 25 सेंटीमीटर किया गया है। It is kept vertical with the lower end fixed. The block fastened to its other end is made to undergo small oscillations if the block makes अच्छा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा है। तो कहा हुआ यहाँ पे इट मेक्स अ ऑसिलेशंस 5 ऑसिलेशंस ईच सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 ऑसिलेशंस पर सेकंड का है। तो यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है हमें। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे 2 पाई टाइम्स ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। और आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर पता है, तो दिस 5 जूल्स विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। तो व्हिच मेक्स k इज 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड करो 100 से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आपको बताना है मास ऑफ द ब्लॉक। ऑल्सो यू नो दैट दिस शुड बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से आएगा क्या? आपको
m निकालना है, ओमेगा पता है, k की वैल्यू पता है क्या? A block is fastened to the other end made to small accelerations. It is kept vertical with the lower end fixed. If the block makes, ठीक है। आपको यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। निकालो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कितनी आ रही है? फिर 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आवाज आंसर आया? स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू आई है? जो भी वैल्यू आएगी, आपको ये भी पता है ना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर करता है, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर करता है। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कंप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, कितना कंप्रेस किया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 25/100 मीटर्स। तो आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बेसिकली इतना के भी करने की जरूरत, के की वैल्यू पूछा हुआ नहीं है तो के करने की भी जरूरत नहीं होगी। थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, के की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। देखो आप सिंपल कर सकते हो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कर दो, और आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओमेगा की वैल्यू निकाल लिया है हमने, a की वैल्यू यहाँ पे इतना कंप्रेस किया हुआ है तो ये आपको a की वैल्यू दे देगा। तो हाफ m ओमेगा इज 2π5 का स्क्वायर, a हो जाएगा 25/100 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 5 जूल्स। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू आ जाएगी। हो गया, समझ गए? हेलो, यस सर। आर्यमान आपको कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी तरीके का? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो आ जाओ। आज हम सीखेंगे एंगुलर एसएचएम के बारे में। एंगुलर एसएचएम के बारे में अभी तक हमने जो देखा है वो लीनियर एसएचएम देखा हुआ है। लीनियर एसएचएम देखा हुआ है। लीनियर एसएचएम में चलो स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे लीनियर एसएचएम में क्या कहते हैं, मानो कि लीनियर एसएचएम आप स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम को इमेजिन करो दिमाग में। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, यहाँ पे m है। एंगुलर एसएचएम में आप पेंडुलम को इमेजिन कर लो, सरल है। पेंडुलम को इमेजिन कर लो एंगुलर एसएचएम में। ये इसका लेंथ l है और यहाँ पे इसका मास m है, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो जब हम लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना, और वेलोसिटी हो जाता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और एक्सेलरेशन हो जाता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा होता है वो m a के बराबर लग रहा होता है। a आपको यहां से पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इट इज हाफ m v स्क्वायर। v
आपको यहां से पता है। और आप v को इस तरीके से भी लिख सकते हो दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। आपको पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी आइडेंटिफाई करना होता है तो आप कहते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहते हैं। x आपको यहां से पता है। तो ये सब कुछ लीनियर एसएचएम में हमने अभी तक अंडरस्टैंड कर लिया है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से चेंज होता है, वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होता है, एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रहा होता है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज हो रहा होता है। ये सब कुछ अभी तक हमने लीनियर एसएचएम में देख लिया है। अब एंगुलर एसएचएम में अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है। एक चीज याद करो, ये बताने से पहले एक चीज याद करो, बहुत सिंपल है। रिस्पॉन्ड करते रहो, हाँ सर ना सर बोलते रहो, है ना, ताकि अगर डिस्कनेक्ट हो तो मुझे पता चल जाए। नहीं तो आप शांत बैठोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं बोलता जाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज याद करो आप लोग कि जब काइनेमैटिक्स में पढ़ा था आप लोगों ने, काइनेमैटिक्स में पहले रेक्टिलिनियर मोशन को अंडरस्टैंड किया था आप लोगों ने। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर आपने, जब ये सब हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो जाता है, फिर आप आते हो सर्कुलर मोशन में। तो जब सर्कुलर मोशन में आते हैं तब हम रेक्टिलिनियर मोशन में जब इक्वेशंस ऑफ मोशन इन अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम जब इक्वेशंस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, v is equals to u plus at, फिर s is equals to ut plus half at square, और v square is equals to u square plus 2as। याद है ये वाला? याद है या नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी से। तो फिर जब सर्कुलर मोशन करते हैं तो यही चीजें हम लोग क्या कहने लगते हैं, कहते हैं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी will be equal to initial angular velocity multiplied by angular acceleration plus angular acceleration multiplied by time, and displacement, the angular displacement multiplied by initial angular velocity multiplied by time plus half of angular acceleration, this, and final angular velocity। ये इस तरीके से सब एकदम पैरेलल ड्रॉ करके बताया था ना आप लोगों को? याद करो, है ना, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो अभी वही चीज हम लोग यहाँ पे वापस से करने वाले हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पे वापस से करेंगे। तो होता क्या है कि अगर ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर मैं इस मास को डिस्प्लेस करूं, यहाँ से हल्का सा इधर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस से ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वो अपने मीन पोजीशन पे आएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। इस तरीके से वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर हम ऐसा पेंडुलम का एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि हमने ये इसका इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन हो गया, और ये इनके एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसमें हम कहते हैं कि इमेजिन करो कि ये स्ट्रिंग को मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है थीटा का, फिर इस पे क्या लगेगा, एक इस डिस्प्लेसमेंट पे आने के बाद एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। यहाँ पे क्या लगा था, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा था, यहाँ पे ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, इसको वापस से इस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। फिर जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा
इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम यहाँ पे ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर वहां जाने के बाद फिर से उस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, फिर से उसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके तुझे छोड़ूंगा, फिर वो वहां जब आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से एंगुलर एसएचएम के डायनेमिक्स होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसके लीनियर एसएचएम से पैरेलल ड्रॉ करके कुछ इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लेंगे और कहेंगे कि अगर इसका थीटा नॉट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, तो साइन के फॉर्म में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ, मतलब ये वाला ओमेगा, ये दोनों को ग्रीक सिंबल है, इसको भी और इसको भी, दोनों को ओमेगा कहते हैं ग्रीक सिंबल में। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, अगर मैं ओमेगा बोल के ये लिख रहा हूं और ओमेगा बोल के ये लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये एसएचएम के टर्म्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत होना। तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ एंड ये फेज के साथ वो ऑसिलेट कर रहा होगा। अब ये वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे मैं इसके ही टर्म्स में एंगुलर वेलोसिटी लिख दूंगा, विच विल बी इक्वल टू थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। थीटा नॉट प्लस ओमेगा will be equal to its maximum angular velocity की वैल्यू cos omega t plus 5। Similarly, acceleration माने कि angular acceleration alpha will be equal to minus theta naught omega square sin of omega t plus 5, माने कि ये माइनस ऑफ इसकी मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन multiplied by sin of omega t plus 5। सिमिलरली यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क अगर लग रहा है तो आपको वो एम ए तो नहीं करोगे, एम की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ए की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अल्फा आपको पता है कि इट इज, अल्फा आपको पता है, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बताओ, हाँ या ना बोलो। हाँ, तो अब देखो ये अल्फा जो है यहाँ पे, मैं क्योंकि एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखता हूं, यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिख देता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को सिमिलरली लिख दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए की जगह पर अल्फा आया, ओमेगा तो सेम रहेगा क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम है, एक्स की जगह पर यहाँ पे थीटा आ जाएगा। सो बिकॉज दिस इज ट्रू, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, अल्फा की जगह पर माइनस लिख दिया है, ओमेगा स्क्वायर थीटा आ गया है। क्लियर है ये बात, क्लियर है ना ये बात? चलो अब आगे बढ़ो। काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m की जगह पर, ये m की जगह पर क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। v की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ m की जगह पर I आया, ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, x की जगह पर थीटा स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज मैं सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करके लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड कर लो आराम से।
क्वेश्चन लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं। A body makes angular simple harmonic motion. A body makes angular simple harmonic motion of amplitude pi by 10 radians and time period 0.05 seconds. If the body is at a displacement theta equals to pi by 10 radians at t equals to 0, write the equation of angular displacement as a function of time. चलो करो इसको। पहले तो मुझे ये बताओ, इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाता है अगर एंगुलर एसएचएम की बात की जा रही हो तो? अभी मैंने बताया हुआ है, बताओ। फिर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नहीं नहीं, वो तो काइनेमेटिक्स का पार्ट बताया था ना। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन लीनियर एसएचएम ये है, तो एंगुलर एसएचएम में ये हो जा रहा था ना, ये वाला इक्वेशन बताना था आपको। ये वाला इक्वेशन बताना था। अब इसमें आपको थीटा नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है थीटा नॉट यहाँ पे? यहाँ पे थीटा नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, फाइंड आउट करो। थीटा नॉट कितना दिया हुआ है? पाई बाई 10। पाई बाई 10, वेरी गुड। ओमेगा कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है पाई बाई ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी? पाई बाई 10। अरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर टाइम पीरियड से निकालेंगे ना? हाँ तो बताओ ना कितना आएगा। क्या हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम? 40 पर सेकंड। ये आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर, तो आप 45 हाँ, तो आप थीटा को अब मैं ये कह सकता हूँ, इट इज साइन ऑफ 40 पाई टी प्लस 5। अब आपको बताना है ये फाई क्या है। अब आपको बताना है ये फाई क्या है। फाई कहाँ से निकालोगे? ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये t इक्वल्स टू 0, थीटा पाई बाई 10 के बराबर है। तो t इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करो, थीटा को पाई बाई 10 सब्सटीट्यूट करो और फाई निकाल के बताओ कितना आ रहा है। तो पाई बाई 2 और पाई बाई 2। वेरी गुड।
तो आपको थीटा, अब जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगा, π/10 साइन ऑफ 40 πt प्लस π/2 आ गया। सिंपल, ये आपको निकालना था, ये आपको निकालना था। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, अब आपका होमवर्क है कि आप मेरे को एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करो, एंगुलर एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, आप काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है फाइंड आउट करो, पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है फाइंड आउट करो, ठीक है ना, टोटल एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है फाइंड आउट करो। इसे फाइंड आउट करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एसएचएम में इतना ही है। अब आते हैं टाइम पीरियड प्रॉब्लम्स में, जो आपने हर जगह पर जिसपे से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम पीरियड प्रॉब्लम्स पे जाएं क्या, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड प्रॉब्लम पे जाते हैं। टाइम पीरियड प्रॉब्लम्स पे, टाइम पीरियड प्रॉब्लम्स देखो, क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको कि भैया ये सेटअप है, ये कंडीशन है, मेरे को इसमें क्या एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा पहले बताओ, और अगर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो फिर आप मेरे को टाइम पीरियड निकाल के बताओ। तो पहले तो इसमें स्टेप्स आप समझो, क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो पहले आप किसी भी सिचुएशन पे, अगर वो लीनियर एसएचएम है, तो पहले तो आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करोगे। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एफ नेट को 0 होना पड़ेगा। तो अगर एफ नेट को 0 आप इक्वेट करोगे तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप, अगर लीनियर एसएचएम दिया हुआ है तो आप कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आइडेंटिफाई करो, फिर उन सारे फोर्सेस को देखो कि किन पोजीशन पे एफ नेट 0 हो रहा है, तब आप जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड कर सकते हो। अगर एंगुलर एसएचएम है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन ही फाइंड आउट करोगे, बट यहाँ पे क्या करोगे, टॉर्क नेट 0 करोगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी आइडेंटिफाई ऑल दी टॉर्क्स, सिंपल। जब ये हो जाएगा तो फिर आप आओगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप करोगे कि उस इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट slightly from the equilibrium position, ठीक है। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन आइडेंटिफाई कर लिए, वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे। अगर वो लीनियर एसएचएम है तो आप लीनियरली डिस्प्लेस करोगे, अर्थात एक्स या वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे इस तरीके से डिस्प्लेस करोगे। अगर वो एंगुलर एसएचएम है तो फिर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे थीटा का, ठीक है। जब आप डिस्प्लेस करोगे तब आपको फाइंड आउट करना है कि एंड फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर वो लीनियर एसएचएम है तो फोर्स निकालोगे रीस्टोरिंग, अगर वो एंगुलर एसएचएम है तो टॉर्क निकालोगे। जब ये हो जाएगा तो फिर आप, जब अभी हम लोग देखेंगे एंगुलर, जब ये फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क जब हम निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर एफ रीस्टोरिंग है तो वो माइनस ऑफ सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ पे दिया होगा, इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। और अगर आपने टॉर्क लिख रहे हो, रीस्टोरिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे? कोई भी दिक्कत हो पूछो अभी।
ठीक है, वेर के इज द कांस्टेंट। इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, और जब इस फॉर्म में लेकर आ जाओगे उसके बाद आपका आखिरी स्टेप है, आपको पता हो जाएगा कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा स्क्वायर विच विल बी दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय मास। अगर एंगुलर SHM है so this constant will be equal to I. This is for angular SHM, this is for linear SHM, and omega is your angular frequency of SHM, और I क्या है? I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब जब आपको ओमेगा पता चल गया है इस फोर्थ वाले स्टेप से, तो आप टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाई उस ओमेगा को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है इन पांचों स्टेप्स में? अगर ये क्लियर है तो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। टाइप 1 सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम में अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल पेंडुलम कैसा है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से बॉब अटैच्ड है, इसको स्लाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दे दिया है थीटा का, यहाँ पे आया है, फिर ये दूसरा साइड आके सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे आके फिर से ये इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से वापस से मीन पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम से वापस से यहाँ, ये सिचुएशन हो जाएगा। नाउ फोकस हियर, at this extreme position, this is the mean position, this is the extreme position, focus करो थोड़ा सा। At this extreme position, the string will be exerting a tension T on this block, ठीक है। पहले तो स्टेप समझो, पहले स्टेप से हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? लीनियर SHM अगर है तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे इस बॉडी पे? बताओ, इस बॉब पे जल्दी जल्दी बताओ। टेंशन mg। हाँ, ये दो फोर्स लग रहा होगा टेंशन का, और नीचे इसका वेट का फोर्स लग रहा होगा, यही दो फोर्स लग रहा है। एंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम tension will be equal to mg, so F net is 0 here, ठीक है। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि आपने थीटा उसको डिस्प्लेस करके, अब आप डिस्प्लेस करने के बाद इवैल्यूएट कर रहे हो, तो उधर पे भी अब mg लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये mg का अगर ये एंगल थीटा है, दैट मींस ये एंगल थीटा है, सो ये mg का इधर पे कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट mg sin थीटा का आपको मिलेगा। तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे, जो रेडियल डायरेक्शन पे, इस पे रेडियल डायरेक्शन पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 रहेगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होने की वजह से जो नेट फोर्स है वो दोनों बैलेंस रहेंगे mg cos थीटा को, और जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा यहाँ पे, सिंस वेलोसिटी इज 0, फिर ये रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा, बचा कुचा क्या फोर्स है? बचा कुचा क्या फोर्स है? mg sin थीटा का यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, जो कि ये mg sin थीटा वाला फोर्स जो है वो, ये mg sin थीटा वाला फोर्स इसको इसके मीन पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप पे आओ।
थर्ड स्टेप पे नाउ बिकॉज थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू थीटा. So if the length of this string is L, if the length of this string is L and यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट अगर x है, तो this restoring force will be equal to mg थीटा के बराबर, mg थीटा के बराबर. अब ये थीटा इस ट्रायंगल पे ये L है, ये थीटा है, ये x है. Can I say this theta will be equal to x by L? है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है. So this is your restoring force. Restoring force. अभी यहाँ पे ये ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन पे था और रिस्टोरिंग फोर्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन भी होना चाहिए, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिस्टोरिंग फोर्स का वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन पे है. सो दिस माइनस साइन, नेगेटिव साइन signifies that restoring force is in opposite direction of displacement. All right. अब आप इसको इवैल्यूएट करो. F restoring क्या मेरे को सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय x के फॉर्म में आ रहा है, आया नहीं आया? ठीक है. तो अब फोर्थ स्टेप पे आ जाओ. फोर्थ स्टेप क्या कहा था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो भी कांस्टेंट होगा उसको उसके मास के साथ डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट क्या आया हुआ है? यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू mg/l आया हुआ है और उसको मास के साथ डिवाइड कर दो तो मेरे को g/l आ गया. दैट मीन्स ओमेगा मुझे पता चल गया √g/l है. तो फिफ्थ स्टेप मेरे को पता है कि t विल बी इक्वल टू 2π/ω, तो √l/g. यही वैल्यू आपको सिंपल पेंडुलम का पता है या नहीं है? समझ में आया बात? आया ना? बोलो जल्दी से. सर फोर्थ स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए ना. क्या फोर्स? फिर इसके पहले वाले स्टेप, लास्ट सेकंड. ये वाला स्टेप. यस सर. तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स में क्या कहा था कि आपको जो भी रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस रिस्टोरिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क को सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई, अगर लीनियर एसएचएम पे है तो रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय जितना आपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया हुआ होता है. और अगर एंगुलर एसएचएम है तो फिर जितना रिस्टोरिंग फोर्स है उसको इस फॉर्म में लेकर आओ कि वो सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय जितना यहाँ पे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है. तो फिर फोर्थ स्टेप पे आने के बाद आप करोगे जो ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे आ रही है, अगर वो लीनियर एसएचएम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उसका मास कर दोगे. और अगर वो एंगुलर एसएचएम है तो वो कांस्टेंट डिवाइडेड, जो यहाँ पे ये कांस्टेंट आया हुआ है वो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दोगे. और जो भी ओमेगा आता है वहां से वो फिफ्थ स्टेप पे आप टाइम पीरियड 2π/ω करके आप टाइम पीरियड बता दोगे. तो वही चीज यहाँ पे किया हुआ है हमने. मेरे को रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ये आ गई. मैंने देखा कि ये सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय x के फॉर्म में है और मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन को कंपेयर करके कि k इज इक्वल्स टू mg/l. तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे k की जगह पर mg/l को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और फिर आंसर मेरा आ गया. कोई दिक्कत? नो सर. आगे बढ़ो.
चलो क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन है, अगर इसी इसी सिंपल पेंडुलम में ही अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम को लेफ्ट में रूफ से सिंपल पेंडुलम लगा दिया जाए, इसका लेंथ एल ई है, और मैं ये लिफ्ट को ऊपर की डायरेक्शन पे एक्सेलरेट करवा रहा हूं, तब मेरा टाइम पीरियड क्या होगा बताओ। और सेकंड केस है, लिफ्ट है, लिफ्ट बॉब है, लेंथ एल है, अब इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट करवा रहा हूं, तब टाइम पीरियड क्या होगा। सी केस है, अगर ये कार है, कार के अंदर बॉब है, लेंथ एल है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवा रहा हूं, तब टाइम पीरियड क्या होगा। टी, अगर इंक्लाइन से मैं कार को गिरा रहा हूं, बॉब लगा हुआ है, लेंथ एल है, ये इंक्लाइन की एंगल थीटा है, अब टाइम पीरियड क्या होगा। चलो बताओ, पहला वाला क्या है आंसर, आर्यमान। 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट, नहीं सर, ऊपर एक्सेलरेट। 2 पाई अंडर रूट L/G+A। वेरी गुड। क्या नाम है आपका। स्नेहा। स्नेहा, वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरे वाले में बी में सर G-A। तीसरे वाले में तीसरे पहले वाले में ये आंसर क्यों आया है, क्वेश्चन अब आता है। देखो आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। फॉर अ सिंपल पेंडुलम, रिमेंबर दिस थिंग, फॉर अ सिंपल पेंडुलम time period is equals to 2 pi under root L by G effective. G effective. G effective। अब ये G effective डिफरेंट केसेस में डिफरेंट आने लगेगा। तो लेट से अगर मेरा लेफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो बॉब है, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, जैसे कि पहले वाले नॉर्मल केस में था, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता तो नीचे इस पे जी ही लग रहा होता, तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। बट अब ये जब एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो ये बॉब पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा एम ए का, और इसका वेट भी डाउनवर्ड लग रहा होगा स्यूडो फोर्स, और इस पे एम जी का वेट का फोर्स पहले से ही डाउनवर्ड है। तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स है डाउनवर्ड, वो G प्लस ए हो जा रहा है, m टाइम्स ऑफ G प्लस ए हो जा रहा है नेट फोर्स। तो जब ये रिस्टोरिंग फोर्स आप कैलकुलेट करोगे इस केस में, तो उसमें भी ये m G प्लस ए साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा रिस्टोरिंग फोर्स में। समझ रहे हो बात। कहीं पे भी दिक्कत हो, मैं अभी वापस से इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, तो दिक्कत हो तो मेरे को पूछो कहाँ दिक्कत हो रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स एम जी प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा, तो उसके कारण से ये जी इफेक्टिव जो है वो बदल जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस। अगर ये लेफ्ट क्या है, नीचे एक्सीलरेट कर रहा होगा, तो वही चीज बॉब पे नीचे अभी भी एम जी लग रहा होगा, बट एक सूडो फोर्स ऊपर एम ए लग रहा होगा। तो अब इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन आएगा, वो आ जाएगा एम जी माइनस ए का साइन थीटा। तो अब यहाँ पे जी इफेक्टिव बदल गया, बदल के 2 पाई अंडर रूट जी माइनस ए हो गया। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली, इस कार को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवा रहा हूं, तो अब जी इफेक्ट इस पे स्यूडो फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन पे। सो इसके वजह से जो अब रिस्टोरिंग फोर्स है
वो मेरे को बदल जाएगा, वो लगने लगेगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सो यहाँ पे जी इफेक्टिव लगेगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का। सो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल अंडर रूट। कोई दिक्कत पूछो पूछो, दिक्कत नहीं है ना? हेलो नहीं सर, समझ रहा हूँ। सोनाली, यस सर, आ गया समझ। तो ये वाला बता दो मेरे को। जी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा। सोनाली, आया ये आंसर? क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है तो अभी इस पे जी इधर लग रहा था और ये एक्सेलरेट कर रहा होगा डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। तो इस पे एक सीडो फुट लाने की जरूरत नहीं, छोड़ो। तो इसका ये कंपोनेंट ये जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो जो पहले जी था, ये जो पहले यहाँ पे जी था वर्टिकल केस में, तो इसको इंक्लाइन पे लाने के बाद वही वैल्यू जी cos थीटा हो जा रही है। दैट्स व्हाई जी इफेक्टिव इज जी cos थीटा। दिस अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन विल प्रोवाइड इट रीस्टोरिंग फोर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पूछो पूछो, जल्दी से पूछो। आखिरी क्वेश्चन करके हम लोग तो क्वेश्चन असाइनमेंट दे दूंगा, क्लास खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत है? जवाब दो जल्दी से। आगे बढ़े। यस देखो अभी ये वाला बता दो मेरे को, थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर आते हैं। बॉब है, बॉब का मास m है, उस पर चार्ज q है और वहां पे मैंने ऊपर की डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया हुआ है। तो अब मुझे टाइम पीरियड बताओ क्या हो जाएगा। लेंथ L है। बेसिकली यहाँ पे भी जी इफेक्टिव निकालना होगा आपको। क्या आ रहा है? सर जी माइनस ई बाई क्यू एम। माइनस ई बाई क्यू एम। माइनस होगा? एक मिनट सर। देखो देखो देखो। देखो जी, कॉन्फिडेंटली बोलो ना, क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्यों घबरा जा रहे हो। इस पे ऊपर की डायरेक्शन पे ई क्यू लग रहा होगा, बाई एम एक्सेलरेशन होगा, क्या दिक्कत है?
तो ये L बाई ये G माइनस EQ बाई M हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अब यही चीज है, सेम सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में अब M है और Q है, इसका लेंथ L है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पहले अभी ऊपर रखा हुआ था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं नीचे रख रहा हूँ। ये A पार्ट है और B पार्ट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल रखूंगा। दोनों केस में आप टाइम पीरियड बताओ, ये भी ट्राई कर लेना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन समझो, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन समझो। यहाँ पे ये वाला सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, वर्टिकल सिंपल पेंडुलम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रूफ जो है, इस रूफ को मैंने वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा पे इंक्लाइन कर दिया है। समझो बात को, दिस इज रूफ। यहाँ पे बॉब के स्ट्रिंग को हिंज करा हुआ है, ये बॉब लगा हुआ है, इस पे लेंथ L है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मास M है। ये रूफ को मैंने वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा पे रखा हुआ है, एंड मैंने ये बॉब को बीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। बीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आपको टाइम पीरियड निकालना है। पहले वाले केस में जब ये अल्फा जो है, ये एंगल वर्टिकल से जितने एंगल पे रूफ इंक्लाइंड है, वो अगर इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, और दूसरा केस है जब वो एंगल जो रूफ वर्टिकल से बना रहा है, वो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कम है। यहाँ पे ध्यान रखो, तो अगर पहले वाला केस है जब रूफ वर्टिकल से जो एंगल बना रहा होगा, अगर ये बीटा एंगल जो डिस्प्लेसमेंट है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो मुझे ये बताओ जब ये स्विंग करेगा इधर से इधर ऐसे ऐसे, तो इन दिस केस क्या ये वॉल के साथ, ये बॉब वॉल के साथ कोलाइड करेगा क्या? जल्दी बताओ। हाँ, नहीं सर, अल्फा ज्यादा है तब नहीं करेगा। नहीं करेगा, लेकिन अगर अल्फा इज लेस देन बीटा तो कोलाइड करेगा क्या? हाँ सर, कर जाएगा। तो अगर इसमें कोलाइड कर रहा है तो कंडीशन मानो कि इलास्टिक कोलिजन है, पहली बात, ठीक। यहाँ पे कंडीशन है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब जितना पाथ इसके आगे जाना था बॉब को, अगर बीटा ज्यादा है तो वो उतना पाथ आगे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वॉल उस पे कोलाइड कर जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर, तो वो कर कोलाइड करने के बाद अगर इलास्टिक कोलिजन है, वॉल का मास इनफाइनाइट है, तो कोलाइड करने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ ये कोलाइड करेगा, रिकॉइल भी उसी वेलोसिटी के साथ करेगा। करेगा या नहीं करेगा? यस सर। रिकॉइल भी उसी वेलोसिटी के साथ करेगा, हाँ ठीक है ना। तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप दूसरे वाले पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर मैच कर लेना। पहले वाले में 2 पाई अंडर रूट L बाई G है,
और दूसरे वाले में आंसर यहाँ पे बेटर लिख देता हूँ, दूसरे वाले का आंसर है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल बाई जी कॉस इनवर्स ऑफ अल्फा बाई बीटा। ये टाइम पीरियड है दूसरे केस में। पहले वाले केस का तो आंसर अब जब मैंने आपको बता दिया है कोलाइड नहीं करेगा, तो फिर ये इट इज प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड कि यही टाइम पीरियड क्यों है, isn't it? हाँ क्योंकि अगर कोलाइड नहीं कर रहा है वॉल के साथ, तो क्या फर्क पड़ रहा है कि आपने रूफ को इंक्लाइन करो या फिर हॉरिजॉन्टल रखो, क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? उसका ना ही लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, ना ही जी पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर मैं वॉल को, उसके वर्टिकल वाले वॉल को इंक्लाइन कर देता हूं तो, ठीक है ना? तो ए वाला आंसर तो यही हो गया, थोड़ा सा सोचना इसके बारे में, ठीक है? लेकिन बी वाले का आंसर फाइंड आउट करो और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने सिंपल पेंडुलम डिस्कस किया हुआ है। हम यहाँ पे अभी और भी आएंगे, हम सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के बाद कंपाउंड पेंडुलम पे जाएंगे। कंपाउंड पेंडुलम करने के बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एसएचएम के क्वेश्चंस करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स से एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एसएचएम के क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, ठीक है? थोड़ा सा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेंगे। मैंने करवा तो है ही वैसे क्लास में। ये सभी होने के बाद थोड़ा सा आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाला भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बताओ। ये सभी नेक्स्ट क्लास का हिसाब रहेगा। क्वेश्चंस है इन सब पे एचसीवी पे। ये सभी करने के बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे एक दो क्लास के बाद एनर्जी मेथड टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये टाइम पीरियड। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, तब हम जाएंगे वेव्स चैप्टर पे। वेव्स चैप्टर पे पहले ये सब कुछ खत्म करना होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व करके डाउट्स लेकर आना। अगर एचसीवी पे आप आगे बढ़ जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट दूंगा। जब ये टाइम पीरियड वाले प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट एचसीवी भी खत्म होने लायक रहेगा, ठीक है? तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में लेकर आ जाना, ठीक है? क्लास कंक्लूड करें? ओके, थैंक यू। थैंक यू।